गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में पार्ट ए पढ़ रहे थे। पार्ट ए में हमने यूनिट्स कवर कर रखे हैं और हम सोचे कि अब पार्ट बी भी स्टार्ट कर दे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी क्या है, नज़दीक है। ठीक है, तो पार्ट बी में हमारा यूनिट 1 रह जाता है, तो पहले हम यूनिट 1 को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्ट ए क्या था, हमारा मैथमेटिकल पोर्शन था और पार्ट बी हमारा जो है वो क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। क्या है हमारा वो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम जो पढ़ेंगे वो होता है हमारा डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये देखो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। यहाँ से ध्यान से देखो, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारा पार्ट है जो हमको पढ़ना है, पार्ट बी। ये क्या है, हमारा पार्ट बी है। ठीक है, और जो इसमें हमको पढ़ना है चैप्टर, उसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये हमारा सिर्फ क्या है, हमारा ये यूनिट फर्स्ट का नाम है। ठीक है, इतना याद रहे कि हम पार्ट बी में जब यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करें तो इसमें मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ही कम होगा और ये हमको, ये जो यूनिट है ये पूरा न्यूटन के लॉ पे क्या है, ये आधारित है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे क्या कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए, ठीक है, उनके एप्लीकेशन क्या थी, उनकी लिमिटेशन क्या थी और हमारा उसमें ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक का मतलब उसमें कमियां क्या थी, ठीक है, उसके नुकसान क्या थे। दूसरी चीज इसमें एक और चीज पढ़ेंगे कि इन्होंने, न्यूटन ने जो कहा था, तो इन्होंने ये कहा था कि या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो मोशन में रहेगी। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने इसी बात को कहा था कि बॉडी रेस्ट और मास दोनों, सॉरी, रेस्ट और मोशन दोनों में भी रह सकती है एक साथ। ठीक है, तो ये दोनों मतलब जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को क्या करती है, मतलब एक दूसरे को वो विरुद्ध हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। तो आपको ये पता है कि हम दो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात करते हैं तो यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जिन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता उसको क्या किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के पे अध्ययन किया गया तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं हो पाया, तो जो दूसरा फिजिक्स आया उसको हमने क्या डाल दिया, क्वांटम मैकेनिक्स में डाल दिया। ठीक है, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, उम्मीद है क्लियर होगा। आपकी पीपीटी रेडी हो रही है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी। ठीक है, और ये हमको लग रहा है ये चैप्टर तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं आधा से अधिक पोर्शन आज ही कंप्लीट कर दूंगी और क्योंकि आपका एग्जाम भी तो नजदीक है और अगले मतलब लेक्चर में ये आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, बच जाएगा और हमारा 4 चैप्टर। ठीक है, वो जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी 2-2 3 दिन में करेंगे। बस एक मैथमेटिकल पोर्शन जब आता है ना तो वो ज्यादा दिन ले लेता है, इसीलिए हमारे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बीच में फेस्टिवल्स भी तो पढ़ गए थे ना। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वाली चैप्टर को देखेंगे और इसको जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम पढ़ेंगे न्यूटन मैकेनिक्स में। फर्स्ट है न्यूटन एक्सियम्स एज लॉज। क्या है, न्यूटन एक्सियम्स एज लॉ। ये एक्सियम्स है, देखो। ठीक है, मतलब हम क्या पढ़ेंगे कि न्यूटन ने जो जो लॉज दिए थे उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। तो हम ये देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये डिस्क्राइब किया गया, क्या डिस्क्राइब किया गया कि रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन, आप ये लिख सकते हो कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है, ये आपका बिटवीन है, देख लेना। ठीक है, मोशन और
मोशन और फोर्स के बीच में हमारा ये डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आप एक चीज समझो, यहाँ पे जब रिलेशन मोशन और फोर्स के बीच में जब डिस्क्राइब करेंगे तो वेलोसिटी की भी बात होगी, मास की भी बात होगी और एक्सेलरेशन की भी बात होगी, ठीक है। ये क्या है, इज ओनली, जो रिलेशन डिस्क्राइब किया गया उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट है इफेक्ट का, समझ में आ गया। इट्स ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट, इट्स नॉट अ ग्रेविटी, मतलब ये ग्रेविटी नहीं है, किसी भी कारण से नहीं होता है। फोर्स इज अ इफेक्ट, क्या है, इज द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट, मतलब ये सिर्फ प्रभाव है, ये क्या है, फोर्स एक प्रभाव है, ये किसी कारणवश या फिर या किसी ग्रेविटी की वजह से नहीं होता है, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। फिर ये भी कहा गया कि इसको पूरी तरह से ये अननोन है, ये क्या है, पूरी तरह से अननोन है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने, न्यूटन ने ये क्या कहा, इसी चीज को कहा कि ये एक्सियम्स ऑफ थ्री लॉ है, ये क्या है, एक्सियम्स ऑफ थ्री लॉ है, तीनों नियम हैं और इन्हीं तीनों नियम के आधार पे हम पढ़ेंगे कि हमारा ये जो भी हमारा फंडामेंटल नॉट ससेप्टिबल है वो प्रूफ हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। हाँ, पहले ये बताओ ये क्या है, which is completely unknown, लिख सकते हो। ये क्या है, पूरी तरह से, मतलब बिना जानकारी के, मतलब ये कोई भी, ये अननोन है, अनजान है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, हेंस न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन कॉल्स इट एक्सियम्स ऑफ थ्री लॉज। उन्होंने क्या कहा, ये एक्सियम है किसके, थ्री लॉज के, ठीक है, एक्सियम्स ऑफ थ्री लॉज, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करेंगे, अब ये देखो ये बहुत सिंपल रीजन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फंडामेंटल ससेप्टर, मतलब ये हेंस इट इज वेरी सिंपल रीजन दिस इज सिंपल रीजन, ठीक है, दिस इज ऑल फंडामेंटल और प्रूफ और नॉट, ठीक है, ओके। दिस ऑल, ये यहाँ पे लिख लो, दिस ऑल, ठीक है, दीज ऑल फंडामेंटल सक्सेप्टेबल आर प्रूफ और नॉट, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में हम पढ़ेंगे न्यूटन एक्सियम्स में क्या पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखो, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं हो रही थी क्या, ओके ओके। तो हम देखेंगे इसमें उन्होंने क्या दिया, न्यूटन का जितना भी लॉ है उसको हम देखते हैं, ठीक है, फंडामेंटल मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ, ठीक है। हम न्यूटन्स के कितने लॉ थे, तीन लॉ थे, ठीक है। न्यूटन ने कितने लॉ दिए, पहले आप लिख लो यहाँ पे, न्यूटन गेव थ्री लॉज, उन्होंने कितने लॉज दिए, थ्री लॉज दिए, ठीक है। उन्होंने फिर एक और क्या दिया, न्यूटन्स लॉ, मतलब एक और उनके पास था लॉ, क्या था, इनर्शिया का लॉ था, ठीक है। इनर्शिया याद है, इनर्शिया ऑफ, आपने पढ़ रखा है ट्वेल्थ में, क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन्होंने, आपने ये सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आपको इसको क्या लिखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया में कौन कौन सा आता है आपको अच्छे से पता है, क्या क्या आता है बताओ तो, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे ए और बी डाल लो, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। फर्स्ट का ए क्या हो जाएगा बताओ तो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, इनर्शिया ऑफ मोशन,
और तीसरा क्या होता है हमारा, सी यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। सी जो होता है हमारा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है हमारा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम एक ही बार डिस्क्राइब कर देते हैं सारे टॉपिक्स को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। न्यूटन ने ऐसे बताया कि कोई भी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है। इफ अ बॉडी is at the rest, it continues to rest when, while या फिर until क्या, we applies external force। समझ में आ रहा है कि अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पे हम क्या करें, कोई फोर्स ना लगाएं। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। अगर हम कह दें इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये होता है कि कोई बॉडी तब तक मोशन में रहेगी, तब तक गतिमान रहेगी, जब तक कि हम क्या करें, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना दे। क्लियर है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन और ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ तक क्लियर है। यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इफ अ बॉडी इज इन द मोशन, इट कंटिन्यूज टू द मोशन अंटिल वी अप्लाइड अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्लियर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कोई भी बॉडी अगर एक दिशा में मूव कर रही है, मान लो ये क्या है, एक दिशा में मूव कर रही है, तब तक ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक हम क्या करें, इस पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दे। ये तीनों चीज आपका क्लियर है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन चीज हो गया। ये हमारे दूसरे न्यूटन लॉ के में है। ठीक है, फंडामेंटल मोशंस के। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोट कर लो आप लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसको हम कहते हैं गैलीलियो लॉ। क्या कहते हैं, गैलीलियो लॉ। तो उन्होंने मतलब इसलिए इट इज, आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉज। एक और चीज आप याद रखोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, इफ अ बॉडी इज इन द मोशन, इट कंटिन्यूज टू मोशन अंटिल वी अप्लाइड अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इफ बॉडी इज इन द रेस्ट, इट कंटिन्यूज टू रेस्ट अंटिल वी अप्लाइड अ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी तब तक गतिमान रहेगी जब तक हम क्या करें, उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको रोक न दे, या फिर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो तब तक नहीं चलेगी जब तक क्या करे, गतिमान नहीं होगी, जब तक हम उसको बाह्य बल लगा के रोक न लें। तो इस लॉ को हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ गैलीलियो लॉ, या फिर हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ये हो गया हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर मैं बहुत लोगों से पूछूं तो न्यूटन सेकेंड लॉ सारे लोग ये बोलेंगे कि F इज इक्वल्स टू ma, जो कि राइट भी है। पर अगर आपको बताना हो, सही बताना हो, सही स्टेटमेंट देना हो न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, तो आप क्या दोगे, बताओ। न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में अगर स्टेटमेंट देते हो तो आप क्या देते हो। ठीक है, तो ये होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है ये हमारा, आपको याद होगा, तो ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। देखो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ describes the rate of change of momentum is proportional to
फोर्स, ये क्या होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि किसी बॉडी का मास क्या है, m है, और वो एक वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पे जो फोर्स लगा है वो क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, ये कह सकते हैं, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये लिख सकते हैं ना, यानी यहाँ पे क्या लिख लें, इसको इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो गया, dp/dt हो गया कि नहीं। p इज द मोमेंटम, वेयर क्या लिख सकते हो, p इज द मोमेंटम। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार देखो, अगर हम इसको हटाएं तो जरूर जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, dp/dt। क्लियर है यहाँ पे, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमको पता है कि p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि सिंस क्या होता है, p इज इक्वल्स टू होता है mv। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया k dmv/dt, ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू, जैसा कि यहाँ पे न्यूटन ने बोला कि m हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया और ये हो गया dv/dt। और हमको पता है कि dv/dt क्या होता है हमारा, f इज इक्वल्स टू k m और a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k को यहाँ 1 के बराबर ले लेंगे, किसके बराबर लेंगे, 1 के बराबर लेंगे। इफ चूंकि k इज इक्वल्स टू 1, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू ma, और ये हमारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ है। लेकिन यहीं पे स्टेटमेंट अंतर होता है, क्या अंतर हो जाता है, देखो न्यूटन ने ये बताया कि मास जो है हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। लेकिन जब आइंस्टाइन की बात करते हैं तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि इसमें जो है मास और वेलोसिटी दोनों ही हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो हमारी क्या है, मतलब वो हमारी वेरिएबल है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब वहां डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी पहला लेंगे उसके बाद दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरा लेंगे फिर पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन के अनुसार हमारा m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया। और dv/dt क्या होता है, चेंज इन अ वेलोसिटी, यहाँ पे लिख लो, चूंकि dv/dt इज इक्वल्स टू a, यानी ये हमारा क्या हो गया, आप ध्यान से देख लो, ये हमारा क्या हो गया, देखो dv/dt, ठीक है। यानी ये क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमको लग रहा है ये दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट ही हो गया, क्लियर है ना, ओके। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पहले वो हम देख लेते हैं, यहीं पे क्या हो जाता है हमारा, लिमिटेशन, क्या आ जाता है, लिमिटेशंस ऑफ, जितने भी हमारे न्यूटन्स के लॉ हैं उसके लिमिटेशंस देख लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आप हेडिंग ला लो, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये भी चीज़ हमको देखना है। तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि हम जानते हैं कि न्यूटन लॉ के अनुसार क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। बट इट डज नॉट, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करता, क्या नहीं बोले कि m इज नॉट अ कांस्टेंट, ये कंफर्म ही नहीं होता है कि m क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको रीजन बताया, क्या बताया, कि उन्होंने आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि m और v दोनों ही वेरिएबल है, और न्यूटन ने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, उसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है कि m क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गया, दूसरा क्या होता है उसी में आ जाता है, जैसे हम देख लें, ए फॉलिंग रेन ड्रॉप गॉट, ठीक है, सॉरी क्या करती है वो, कि मान लो गेंस मास, ठीक है, क्या करती है, अगर मान लो कोई बारिश का पानी क्या
नीचे ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगी, जो जो मूव कर रही है उसका मास बदलता जा रहा है ना। यानी कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी दोनों ही क्या है, हमारी चेंजेबल हैं। क्या है, हमारी चेंजेबल हैं। वो समय के साथ क्या क्या करती है, चलती रहती है। अगर मैं देखूं, एक रॉकेट जब जाता है तो रॉकेट भी क्या करता है, वो मास लूज करता है, ठीक है। फिर हम देखें कि अगर हम देख ले कि रिलेशन क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी मोशन देख ले, तो उसमें क्या हो जाता है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, जिसमें c क्या होता है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिससे बहुत डिवाइड करने पे और छोटा वैल्यू हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारा क्या हो, वो बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा m जो है वो चेंजेबल, यही एक लिमिटेशन है। उसके बाद तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ के अनुसार, कि वी नो डेट न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट क्या लिखो, वी नो डेट, या फिर ऐसे लिख लो, F is equals to ma, but m is not constant। जहाँ पे m क्या है, ये कांस्टेंट है या नहीं, इट डज नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें पहला आपका क्या आ सकता है बताओ तो, अ फॉलिंग रेन ड्रॉप गेन्स मास, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा बताओ तो, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, एक रॉकेट लूजेस मास, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, वो करता है हमारा लूज कर देता है मास को, किसको लूज करता है, मास को, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, और रॉकेट लूजेस मास, ठीक है। और सी हमारा क्या होता है, हमारा एक लिख लो, अकॉर्डिंग टू कौन सा रिलेटिविटी, ये हो जाएगा, ये लिख लो ना, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, v² / c²। आप यहाँ पे देख सकते हो v² / c², c² इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम उससे डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी। इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्या हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर इसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बारे में बताओ कि अगर मैंने बुक ले लिया कोई और मैंने बोल दिया कि इसका सेंटर ऑफ मास बता दो इस बुक का, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि उसकी जितनी भी जगह है उसके सारे बॉडी का, सिस्टम का, वो क्या करेगा, मास कहाँ केंद्रित होगा, सेंटर पे केंद्रित होगा, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी अभी कह सकते हो कि पूरे होल मास, मतलब किसी बॉडी का जो होल मास होता है एक पॉइंट पे कहीं वो एक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, क्लियर है ना, ये मास का केंद्र क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझो कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी होल बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे अगर केंद्रित है तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास, उसी बिंदु को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर स्टेटमेंट की, तो आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो कि एक पॉइंट वेयर होल बॉडी, मतलब होल मास ऑफ द बॉडी इज एक्ट्स एज, ठीक है, सपोज टू बी, क्या लिख सकते हैं, इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ, स्टेटमेंट बताओ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास ले लो, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से, अ पॉइंट
in a body where whole mass of the body acts is supposed to be act as center is called center of mass. Is it clear? हिंदी वाले बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा और इंग्लिश वाले बच्चों को भी, दोनों लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम कह लें कि अगर मैं मान लूँ कि कोई भी एक बॉडी ले लूँ, अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो इसको कैसे प्रूफ कर सकती हूँ? मान लो कोई बॉडी है, पहले देखो, इसको मान लो इसका मास m1 m2 m3 m4 डॉट 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 कर लो mn। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर 1, r वेक्टर 2, r3 वेक्टर, ऐसे लिख लो r4 वेक्टर और डॉट 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 करके rn वेक्टर। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यानी ये आप देख सकते हो कि सारी इस बॉडी का जो मास है m1 है m2 है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? देखो, let us consider a body of mass m1 m2 dot 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 mn whose displacement vector r क्या हो जाएगा? r1 r2 r3 डॉट 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 rn। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हम उस पूरे बॉडी का क्या निकाल दे, रिजल्टेंट निकाल दे, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? मान लो सेंटर ऑफ मास, अगर मैं पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले लूँ, ठीक है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? तो m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 प्लस डॉट 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 mn इंटू rn। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 प्लस कर लो प्लस mn। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम मान लें कि पूरे जो मास है उसको हम क्या मान लेते हैं कि इफ m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू m1 प्लस स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 प्लस स्मॉल m3 प्लस स्मॉल m4, ठीक है, डॉट 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 प्लस स्मॉल mn। तो ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या चेंज हो जाएगा? इसको आप लिख लेना सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस डॉट 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 mn इंटू rn। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? कैपिटल ऑफ m। क्लियर? अगर हम कैपिटल ऑफ m को इधर ले जाए तो m इंटू आर सी एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m इंटू आर सी एम। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। आर सी एम इज इक्वल टू 1/m कॉमन ले लो, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो जरा? इसको ये लिख सकते हैं समेशन ऑफ, समेशन मतलब i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, देखो 1 से लेके n तक mi इंटू आर आई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब इसको बताओ m इधर ला दे, अगर m इंटू आर सी एम इज इक्वल्स टू,
ये क्या हो गया, समेशन इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे n हो गया, और ये क्या हो गया, mi इंटू आर आई। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया, ठीक है। हमने अगर i की जगह 1 से लेके n तक वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हमको मिलेगी कि नहीं, m1 m2 r2, ठीक है, सॉरी m3 डॉट 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 करके mn इंटू आर एन। वैसे ही आर आई के साथ भी 1 से लेके n तक वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमको सारी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक कल समझ में आ गया। अगर एक बात बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार t के रेस्पेक्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इफ वी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इफ वी डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, हम क्या पाएंगे, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। क्या पाएंगे बताओ तो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा यहाँ पे, क्या था, एम आई, यही था ना, समेसन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 एंड डी क्या हो जाएगा, एम आई इंटू आर आई अपॉन डी टी। क्लियर। अगर मैं ये देखूं डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो बताओ क्या बन गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी वो क्या हो जा रहा है, हमारा वेलोसिटी है। यानी क्या हो रहा है, हमारी इस जो जगह है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो हमारा वेग हो जाता है। क्या हो जाता है, वेग हो जाता है, जिसको हम वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है, और विस्थापन जब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, एम इंटू वीसीएम लिख सकते हैं। वीसीएम मतलब वेलोसिटी यानी वेग, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अगर हम इसको लिख लें i इज इक्वल्स टू 1 और ये हो गया n, इसको क्या लिख सकते हैं, एम आई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। डी आर आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये बताओ, वी आई हो जाएगा कि नहीं। और m और v क्या होता है बताओ तो, m इंटू वी ये होता है हमारा मोमेंटम। क्या होता है हमारा, ये मोमेंटम होता है। ये आप लोग को याद है कि नहीं, याद है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, एम वी सी एम। अगर इसको हम कैपिटल पी सी एम मान लें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 तक, ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं। अगर हमने इसको मान लिया PCM और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 एन, इसको पी आई क्या हो जाएगा, पी आई। यानी हम इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 पी एन। यहां तक क्लियर। एक ये हो गया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, एम वी सी एम इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट 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 MN VN। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये भी हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसके आगे लिखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन का मान लो 3 मान लो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू मास। जब हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमको ये मिल गया। और फिर हमको ये पता है कि m और v क्या होता है हमारा, सॉरी मोमेंटम होता है, इसलिए क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, और p को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। यहाँ पे लिख लो ना, चूंकि p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर ले, इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखो तो जरा, इफ वी डिफरेंशिएट, अगर हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया किसको, इक्वेशन 2 को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर हम वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी क्या कर रहा है, टाइम के एक एक मतलब सेकंड पे अपना क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेग चेंज कर रहा है, यानी वो क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हो गया। और एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अरे यार
क्या है, चलो जो लेक्चर दे रहा हो देख रहा होगा वो इसको पीछे कर लेगा, ठीक है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा, m dVcm अपॉन dt इज इक्वल्स टू m1, और ये क्या हो जाएगा dV1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt, और प्लस डॉट 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 करके ये क्या हो जाएगा mn dVn अपॉन dt। क्लियर है यहाँ पे। अगर हम इसके आगे करें तो ये बताओ इसके आगे क्या हो जाएगा, यहां से लो, क्या हो जाएगा m इंटू ACM इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है ना, ये क्या हो जाएगा m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2 प्लस डॉट 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 करके mn इंटू AN, ठीक है। और हमको पता है कि m इंटू A, पहले तो आप यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, A इज इक्वल्स टू dV बाई dt, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बताओ, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है चूंकि, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा FCM, यानी हमारा जो पूरा सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 और डॉट 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 करके Fn, और ये हमारा लास्ट इक्वेशन है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये हमारा हो गया मोमेंटम, और ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्स, ठीक है। सब क्लियर हो गया कि नहीं। यहां से एक बार और समझो, ये क्या है हमारा, किसी बॉडी का मास है m1 m2 m3 m4, और सबका हमारा ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r1 r2 और r3, हर एक बॉडी के मास का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सेंटर ऑफ मतलब उस बॉडी का मास मान लिया m1 m2, और ये क्या मान लिया r1 और r2 उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लिया। हम सेंटर ऑफ मास जब निकाल रहे हैं तो RCM जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पूरे टोटल का मल्टीप्लाई कर दो उसके वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हर मास का, और उसके टोटल मास से डिवाइड कर दिया हमने, और टोटल मास को हमने मान लिया कैपिटल M, ठीक है। हमने कैपिटल M से डिवाइड कर दिया, और फिर इसको समेशन के फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको बॉक्स में कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस m को इधर लेके आए और दोनों तरफ mr के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दे किसके रेस्पेक्ट में, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। और उसके बाद वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। और हमको अभी अभी सेकंड बाय सेकंड लॉ प्रूफ किया हमने कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू A होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये हमारा था यूनिट फर्स्ट का, पार्ट बी के यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट लेक्चर था, और हमने आधा पार्ट इस चैप्टर का खत्म कर दिया लगभग, ठीक है। आधा से मतलब उसका 2 ही 3 4 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक, इसमें से हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। अब बस बचा है हमारा 2 या 3 टॉपिक, वो अगले लेक्चर में भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में ख़त्म चैप्टर, ठीक है। तो आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को क्लिक करिए, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करके इस बैच से, सारथी बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी के मेंटर आपको क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के मेंटर्स होते हैं और सभी आपको बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ाते हैं। अब तो आपके क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चलो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।